नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। तो ये कक्षा 9 की बुक है। कक्षा 9 की बुक से आज हम राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा पढ़ेंगे। कक्षा 9 की ये बुक है दोस्तों। कक्षा 9 की बुक से राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा पढ़ेंगे, क्योंकि लेब असिस्टेंट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे ना वो 10th की बुक से 9th की बुक से पूछे गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा की ये बुक है। इसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे दोस्तों, बने रहना। और मैंने आपको बताया भी था कि लेब असिस्टेंट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाली ये दो बुकें हैं, तो आप इनको तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी किताब से पूछे गए हैं। 9th और 10th की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम लेसन फर्स्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति। 13 पेज का ये लेसन है दोस्तों। 1857 की क्रांति हम करने वाले हैं। 13 पेज में कंप्लीट हो जाएगी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेब असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम कवर करते हैं 1857 की क्रांति। तो चलो देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे, क्या मुख्य मुद्दे थे जिस कारण ये क्रांति हुई थी, और किन किन ने अपने बलिदान दिया था, किन किन ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, किन भारतीयों का सहयोग किया, राजस्थानियों का सहयोग किया था। ये हम आज 1857 की क्रांति के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दी से लाइव अटेंड कर लो दोस्तों, लाइव में जुड़ जाओ, जल्दी से शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइव को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से आओ। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अध्याय 1 मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता एक बार की तो मराठों ने भर दी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना, तो मराठों ने अधिकार कर लिया था राजस्थान पे, मराठों ने कब्जा कर लिया था। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। सबसे पहले मराठे दक्षिण में बूंदी में प्रवेश किए थे। वहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष में उन्होंने साथ दिया था राजा का, तो वहाँ से वो प्रवेश कर गए थे। हाँ दोस्तों, मेरे साथ जुड़ गए 10 बंदे, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, मेरा वीडियो देख लेना। लेब असिस्टेंट साइंस के एग्जाम में मेरे 1 घंटे के वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन कला संस्कृति से, मेले, उत्सव और त्योहारों से पूछे गए थे। आपको विश्वास नहीं है तो मेरा 1 घंटे का वीडियो देख लेना, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जिट मिल जाएंगे। और 1857 की क्रांति पढ़ लो, एलडीसी में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के मैं बता दूंगा, वही आएंगे। आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो, विश्वास है तो मेरे साथ बने रहो। ओके दोस्तों, तो मराठों ने सबसे पहले राजस्थान के दक्षिण में मालवा और गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद राजस्थान में प्रवेश करना उनके लिए सहज हो गया था। क्या? क्योंकि बूंदी में सबसे पहले उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, जयपुर और बूंदी के बीच में हुआ। तो बूंदी के राजाओं के बीच में था, पर जयपुर ने अपना समर्थन बूंदी के जो जयपुर का स्वाई जय सिंह का जो भांजा था उसे समर्थन किया था, स्वाई जय सिंह ने। तो बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में मराठों ने प्रवेश किया था सबसे पहले। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल शासक मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठों ने आक्रमण में तेजी आई। मराठों ने तेजी से आक्रमण किया 1724 के बाद। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी
के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह, ये घटना थी जो मैं पहले आपको बता रहा था। अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। दलेल सिंह था स्वाई जय सिंह का भांजा। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने की यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप बढ़ता ही गया था, फिर मराठे रुके नहीं थे। मराठों को हराने के लिए अंग्रेजों का सहारा लेना ही पड़ा था। 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया था। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं कोई नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ था। बूंदी में सर्वप्रथम आंतरिक मतभेद था, जोधपुर में और जयपुर में भी इसी कारण उन्होंने प्रवेश किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया था। नादिर शाह का आक्रमण ये पूछा गया है कि राजस्थान पर बाहरी आक्रमण किसके द्वारा 1735 में किया गया था, तो ये नादिर शाह के द्वारा किया गया था। ये पीछे ऐसा के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इसी प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेश मुखी दो प्रकार के कर हैं, जो कौन लेता था, ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन लेता था, तो मराठी लेते थे। कर बना था, मराठों ने घेर लिया था। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर लिए और 18 परगने मराठों को दे दिए। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया, क्योंकि राजपूत कमजोर पड़ने लगे थे, राजपूत समर्थन में नहीं थे, तो राजपूत कमजोर पड़े तो मराठों ने वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने स्वयं जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो संगठित प्रयास करने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोगों से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया। तो अब जो सम्मेलन होने वाला राजाओं के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें हुड्डा सम्मेलन पूछा नहीं गया है। तारीख और नाम पता और किस राजा ने किसका साथ दिया था, कौन इसका अध्यक्ष था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, कौन है, क्या है हुड्डा सम्मेलन, ये पूरा का पूरा लिख लेना आप। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ के हुड्डा नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। 17 जुलाई 1734 को संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये है हुड्डा सम्मेलन। को हुड्डा सम्मेलन हुआ था मेवाड़ में, हुड्डा है भीलवाड़ा में, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों को विपत्ति के समय सहयोग का वादा किया था। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित हुए थे। रामपुरा में एकत्रित होना तय किया गया था। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले। रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव था। नीति और कार्य संभूत सम्मेलन की
उत्तरदायी थे। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह को किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता चाहा। जय सिंह ने मराठों और मुगलों के बीच सम्राटों में समझौता करना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह था कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को दूर से सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठा की मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपये प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर, तो मारवाड़ में कब 1742 में मराठे प्रवेश हुए थे, होकर सोजित रायपुर और जैतारण प्रगुणों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। तो पूछ ले कि वहां पर मारवाड़ में चौथ वसूलना आरंभ कब कर दिया, तो ये कर दिया था 1742 में। ओके दोस्तों, 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर टुंगा नामक स्थान पर मराठों को 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर टुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी थी। 1791 के बाद इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए, क्योंकि अंग्रेज इस समय आ चुके थे दक्षिण भारत में। वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 में अम्माजी इगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घराने के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। तो अमीर खां पिंडारी ने कब नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया? तो 1802 को अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी विमर्श को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों को संधि करने का प्रयास किया, पर वह असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता, उत्तराधिकारी संघर्ष था। दोनों ही पक्षों में बड़े सैनिकों की उच्च धनराशि देकर अपनी ओर से मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। तो पूछ ले कि सर्वप्रथम कहाँ के शासक ने? तो जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में गवर्नर जनरल के पास अपना एक प्रतिनिधि तो भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुआ। अब पढ़ते हैं 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों के संधि के इच्छुक हो गए। नंबर 1803 में अंग्रेजों ने सेनापति लॉर्ड लेक ने नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने
लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित उत्तरी पूर्वी लॉर्ड लेक ने 1803 में उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 3वें संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये प्रमुख कंपनी के रूल बनाए गए थे। कंपनी रूल बनाए थे कि कंपनी नेताओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा जाएगा। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी का होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। सर्वप्रथम भरतपुर, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, तो सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया? भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि में क्या था कि खिराज नहीं लेगी कंपनी राज्यों से, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेगी और राज्यों का दायित्व कंपनी पर, सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। तो इस संधि पर सबसे पहले भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। 1811 में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉक दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठे अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर लिया जाए। होलकर मराठे और सिंधिया को मराठे सीमित कर लिया जाए। पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता है। इसके लिए राजपूत राज्यों अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राजा ही सिंधिया और होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1870 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों, तो 5 नवंबर 1817 को होलकर से संधि हुई थी अंग्रेजों की। संधि करने का प्रयास, अब 1 मिनट ये बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। तो कोटा का था राम सिंह। तो राम सिंह कितने थे? जयपुर में भी राम सिंह था और कोटा में भी राम सिंह था। और राम सिंह कहाँ है? 3 राम सिंह नहीं थे क्या? अब देखते हैं। कोटा में था राम सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह। ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान में क्रांति यानी 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन थे। जयपुर का था राम सिंह द्वितीय, सिरोही का था शिव सिंह, सिरोही शिव सिंह, धौलपुर में भगवत सिंह, बीकानेर में सरदार, करौली में जो देश से बाहर भी अपनी सेना को लेकर अंग्रेजों का साथ देने गया था, यह था बीकानेर का सरदार सिंह। कोटा रियासत था नवाजू वजीरुद्दौला और बूंदी का था राम सिंह। ये 3 राम सिंह थे। कोटा का राम सिंह, जयपुर का राम सिंह द्वितीय और बूंदी का राम सिंह। अलवर रियासत में था विनय सिंह, जैसलमेर रियासत में था रणजीत सिंह भाटी, झालावाड़ रियासत में था पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत में था दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत में था लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में था उदय सिंह। तो ये थे राजस्थान में क्रांति के समय शासक। ओके दोस्तों, तो इनसे एलडीसी में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ये मैच वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजाओं का मैच करवा लिया जाए आपसे। तो कोटा का 3 राम सिंह थे, कोटा, जयपुर
और बूंदी, 3 राम सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह जो देश के बाहर अपनी सेना लेके गया था अंग्रेजों को साथ देने के लिए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, उदयपुर का स्वरूप सिंह याद रखना, और जोधपुर का तख्त सिंह याद रखना। करौली का मदन पाल जो कोटा के राम सिंह की सहायता करने के लिए आया था, करौली का मदन पाल, जिसे कोटा के राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से बढ़ा के 13 कर दी थी, और करौली के मदन पाल की सलामी 13 से बढ़ा के 17 कर दी थी। ये वही राम सिंह है, कोटा का मदन पाल। जैसलमेर का रणजीत सिंह याद रखना, और इतने याद रखना लगभग, क्योंकि वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शासक है जहाँ पर प्रमुख रूप से क्रांतिकारियों ने भाग लिया था या क्रांति हुई थी, वही शासक पूछे जा सकते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं इधर मेडकोप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि हुई थी। सिरोही जोधपुर के समय ये संधि करना चाहता था, पर जोधपुर के शासक ने अंग्रेजों से कह दिया था कि ये क्षेत्र अपना ही है, अपनी संधि हो गई तो सिरोही की भी संधि हो गई। अंग्रेजों को इस बात का पता नहीं था। सिरोही का ये संधि 1818 में या 19 में हुई थी। सिरोही वेट करता रहा कि हमें भी संधि करने के लिए बुलाया जाएगा, हम भी संधि करेंगे, पर कोई नहीं आया। तो संधि राजा के द्वारा अंग्रेजों से कहा गया कि हमसे किस बात का बदला लेने जाते हो, हमसे संधि क्यों नहीं कर रहे। इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा था। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं, जिनमें 17 राजपूत, 2 जाट, एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ ही की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार की: संधि द्वारा रियासत शासकों को अंग्रेजों की सुरक्षा स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती शासकों का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेज ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने की सहायता का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण, ये क्वेश्चन है ना एग्जिट पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन की फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की शर्तें क्या थी जब संधि हुई थी। तो संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में पॉलिटिकल एजेंट रखना तय हुआ, और पॉलिटिकल एजेंट किसी राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटिश शासन के बदले रियासती शासकों को ही अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासकों ने अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार से खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधि में अलग अलग थी। किसी राज्यों में छूट भी थी, जैसे बीकानेर, जैसलमेर में यहाँ खिराज पर छूट थी, तो अंग्रेज यहाँ से खिराज नहीं लेते थे। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरसों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे थे, उन्हें सुरक्षा तो प्राप्त हुई थी पर स्वतंत्रता नहीं मिली थी, क्योंकि अंग्रेज हस्तक्षेप करते थे बीच में। उपयुक्त संधियों पर राजस्थान राज्य पर बहुधा प्रवेश प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों की प्रति उदासीन रहने लगे। परिस्थितियों में
ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह हो गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलाप थोप दिए। अंग्रेजों ने राज्य के आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी, जिनका खर्च भी संबंधित राज्य को वहन करना पड़ता था। भारी खिराज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। ये प्रमुख कारण थे 1857 की क्रांति के, और भी है पर ये प्रमुख कारण थे। राजस्थान में शासकों ने मराठों से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 में की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासक कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यह था सामंत की सैनिक सेवा बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल किए जाने का निश्चय किया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते। सामंत व्यापारियों के राहदारी दाना पानी शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में तक जागीर क्षेत्रों का नेतृत्व सामंतों के पास ही था। समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने शक्तिशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर, यह सबसे बड़ी गलती थी अंग्रेजों की शायद, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और आगे भी पूछा जाएगा। तो अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार प्रति घृणा उत्पन्न होगी। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का आएगा। या तो ये अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया था, ये पक्का पूछा जाएगा। और या ये पक्का पूछा जाएगा कि जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जयपुर में कप्तान ब्लैक की हत्या किसके कारण की थी? राजमाता भटियानी को अधिकार से पदच्युत करने के कारण। या ऐसा पूछा जा सकता है कि जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकार से पदच्युत कर दिया तो किस जनता ने किसकी हत्या कर, कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी थी। किशोर सिंह के विरुद्ध रियासतों के फौजदारी जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया था, यह भी गलती थी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराजा किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार थे जालिम सिंह झाला के दावों का समर्थन किया था, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर आवश्यक राजकुमारी को गद्दी पर बैठा दिया था। अलवर और भरतपुर में राजकुमारी को गद्दी पर बैठा दिया था, क्योंकि शासकों के आवश्यक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य का प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा था। किससे? महाराजा मानसिंह थे जोधपुर के, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। आप पढ़ते हैं राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट, तो कहाँ कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे? यहाँ तो क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों।
तो ये तो पूछा गया ना, ये तो लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा ही गया है क्वेश्चन। लेब असिस्टेंट साइंस के एग्जाम में पूछा गया है कि कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बर्टन था। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछा गया है वन लाइनर में। लेब असिस्टेंट साइंस का 10 मई को जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें यह पूछा गया कि कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बर्टन था। तो उसका सिर काट के टांग किया, कोटा के टीले पर टांग किया, मेजर बर्टन का सिर काट कर कोटा के किले पर टांग किया। ये ऐसे कहावत बनाई हुई है। और जोधपुर था मेक मोशन, भरतपुर का था मॉरिसन, और जयपुर का था ईडन। देखो जयपुर में है ईडन गार्डन, तो इसे ईडन गार्डन से ये याद रह जाएगा। उदयपुर में है सावर्स, क्योंकि यहाँ शासक कौन था, स्वरूप सिंह था। तो स्वरूप सिंह, उदयपुर स्वरूप सिंह सावर्स, उदयपुर स्वरूप सिंह सावरस। और सिरोही में था जेडी हॉल। तो देखो पहाड़ी, सिरोही में पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर हॉल तो होंगे ही, तो वहाँ पर था जेडी हॉल, सिरोही में जेडी हॉल। जोधपुर में एक मेसन, क्योंकि जोधपुर जाते हैं ना तो मौसम और मेसन चेंज हो जाते हैं। जोधपुर जाने से मौसम और मेसन चेंज हो जाते हैं। तो जोधपुर का मेक मोशन। और कोटा के टिल्ले पर बर्टन का सिर काट के टांग किया, ऐसे याद हो जाएगा। और जयपुर में ईडन गार्डन है तो ईडन गार्डन। और उदयपुर में वहाँ का शासक था स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स। ऐसे ये बेस्ट ट्रिक है, मैंने याद कर रखा है, मैं तो कभी भूलता नहीं। ये अपनी बनाई हुई ट्रिक है, तो आप याद रखना, आपको जरूर याद हो। 5-6 बार आप ना आंखें बंद करके मनन करना। कोटा में मेजर बटन, कोटा में मेजर बटन, जोधपुर में मेक मोशन, जोधपुर का मौसम चेंज, मेक मोशन। और भरतपुर में मॉरिसन, भरतपुर में मॉरिसन। भरतपुर की आकृति मॉरिसन की जैसी, मोरनी की जैसी, भरतपुर की आकृति मोरनी की जैसी। जयपुर में तो ईडन गार्डन है ही, तो ईडन है। और उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह और उदयपुर का पॉलिटिकल सावर्स। सिरोही में हॉल, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाके हैं तो हॉल तो हो गई। अब पढ़ते हैं सन 1857 की क्रांति का आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की 7 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में 5 थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में तो 5 थी, एक थी मध्य प्रदेश में। तो कुल मिलाकर ऐसे पूछा जाता तो 6 ही बताना है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेड़वाला। इन सब छावनियों में लगभग 5,000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। सभी राजस्थानी भारतीय थे। जितने भी सैनिक थे ना, सब भारतीय थे, राजस्थानी थे। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे सिर्फ, पॉलिटिकल थे और उनके परिवार था। और 30 अधिकारी थे सिर्फ, जो 5,000 सैनिकों को कंट्रोल कर रहे थे। कुछ ही सैनिक आए थे कब्जा करने के लिए। यदि जनता में सहन शक्ति इतनी थी कि गिने चुने अंग्रेजों को तो मार के कोचुंबर निकाल देते। पर यहाँ आपसी मतभेद ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा है। यदि संगठन में शक्ति होती है, आपको पता है, यदि सब एक साथ मिलके हमला करते ना तो सभी को भगा देते यहाँ से। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासक को यहाँ आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में घुसने न दे। जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनको कठोरतापूर्वक दमन करे। अब पढ़ते हैं नसीराबाद में क्रांति, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, लेब असिस्टेंट के एग्जाम में
1857 की क्रांति से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। कितने? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया था राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 कब स्टार्ट हुई थी? 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये पूछा गया है। एक पूछा गया था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये देखो 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक पूछा गया था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। और एक पूछा गया था ये नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। और एक क्वेश्चन और था जो मेरे को याद आ जाएगा, हाँ 1857 की क्रांति वाला एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था झांसी से आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। और 2-3 और थे, वो मैच वाला क्वेश्चन था, वो इंडिया था 1857 की क्रांति का ही, पर वो इंडिया लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों। अब पढ़ते हैं नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद से। सूत्रपात यानी स्टार्ट, शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो नसीराबाद अजमेर से हुई थी। नसीराबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में पड़ता है। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये पूछा जा सकता है। जब राजस्थान में नसीराबाद से 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत की गई थी, उस समय नसीराबाद में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा बम्बई लांसर्स सैनिक विद्वान थे, तो 3 टुकड़ियाँ थी। 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर्स सैनिक विद्वान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। किसमें? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। ये था प्रमुख केंद्र। यदि यहाँ पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो जाता ना, तो अंग्रेजों को कोई भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचता। संदेह के कारण कर रही थी, उन पर संदेह के कारण उसे नसीराबाद भेज दिया गया था। तो 15वीं, हाँ यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अलग अलग एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें ऐसा था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी पर काफी समय से संदेह के कारण उसे नसीराबाद भेज दिया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। उनके सैनिकों के मन में धारणा बन गई थी कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है तथा वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर विरोध का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण विविधता इतना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना कुछ तोपें मंगवाई। हाँ ये भी दे रखा था उसमें। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। दोस्तों एजिट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हैंड टू हैंड, लाइन टू लाइन पूछे जा रहे हैं। आप असिस्टेंट का एग्जाम वाला साइंस का पेपर देख लेना, उसमें एक तो पहला ये पूछा गया था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को शस्त्रागार से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया था और ये यूरोप भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई थी, ये पूछा गया है तथा गुप्त रखा गया था। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में यह
बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर धिक्कार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई थी। ये पूछा गया है एग्जाम में कि 28 में 1857 को क्रांति हुई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तोपखाने अधिकार लिया। सैनिक छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्टोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। यह बात सत्य है क्या? हाँ, तो सत्य है। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली थी। तो यह भी पूछा गया था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहाँ शरण ली थी? ब्यावर में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चर्च और अधिकारियों के बगले में आग लगा दी। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद नहीं बही। सिर्फ उन 4 अधिकारियों को ही मारा गया था। उन 4 अधिकारियों के अलावा किसी भी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इतने सच्चे थे अपने देश के वीर। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बीच में कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और दिल्ली की ओर कूच किया था। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंचे। 28 मई को क्रांति हुई थी। 2 दिन और 18 दिन 20 दिन के अंदर दिल्ली पहुंच गए सैनिक। दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया और अंग्रेजों को परास्त कर दिया। नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति सुना जब नीमच में पहुंची 3 जून 1857 को। तो नीमच में क्रांति कब हुई थी? तो वो हुई थी 3 जून 1857 को। नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को कहाँ क्रांति हुई थी? तो वो क्रांति नीमच में हुई थी दोस्तों। नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857। 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी नीमच में। ये याद रखना। तीन जून 1857 को क्रांति। नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगले लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बा हेड़ा पहुंचे जहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया था। क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सोवर्स कौन था? स्वरूप सिंह। और उदयपुर का शासक था सोवर्स। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने पर एजीजी लॉरेंस। एजीजी कौन था उसमें? तो लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? लॉरेंस ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राज्य की फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को और नीमच पर अधिकार कर लिया था 8 जून 1857 को एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने। एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति। अब पढ़ते हैं एरिनपुरा और अहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरिनपुरा कहाँ था? मारवाड़ में था। और अहुआ कहाँ है? पाली में। तो दोनों ही क्या है? मारवाड़ में। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 क्रांति का बुगल बजा दिया गया। तो नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को।
नसीराबाद में क्रांति हुई 28 मई 1857 को, और एरिनपुरा और आउवा की क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। क्रांतिकारी ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउवा पाली में स्थित गांव के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है और सबसे ज़्यादा नाम किसी का लिया जाता है तो वो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का लिया जाता है। कुशाल सिंह ने अपनी सेवा में लिया। आउवा के ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। वह अंग्रेजों और जोधपुर की सेना दोनों का विरोधी था। वह जोधपुर की सेना का विरोधी था और अंग्रेजों का विरोधी था। पूर्ण कट्टरबंदा था एकदम। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा पहुंचे थे। जोधपुर के महाराज ने सिंधवी के कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन जोधपुर के महाराज ने सिंधवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने आउवा भेजी। एक फौज अंग्रेजों का नहीं, फौज अंग्रेजों की फौज, और क्रांतिकारियों का दमन करने आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 की यह क्रांति हुई थी। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारी संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को परास्त किया था। इस संघर्ष में किलेदार अन्नार सिंह मारा गया था तथा सिंधवी कुशलराज जान बचाकर भाग गया। जोधपुर फौज की तोपें अब वह बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों को हाथ लगी। इस घटना के समय पश्चात एच.जी. लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आउवा आ गया। 18 सितंबर को पहली हुई थी, 8 सितंबर को। तो ये कौन सी क्रांति, इसका नाम बताओ। और दूसरी हुई थी 18 सितंबर को, ये गोरे और कालों की क्रांति थी। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारी सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आउवा की पराजय को भूल नहीं सका, इसलिए आउवा के ठाकुर से बदला लेने उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए थे। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पर ब्रिगेडियर होम्स की सेना ने जब आउवा पर आक्रमण किया था 20 जनवरी 1858 को, तो उस दौरान कुशाल सिंह अपनी सेना संघर्ष को बीच में छोड़कर किले को छोड़कर कहाँ चले गए थे, सलूम्बर चले गए थे। उनके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए गए। दोस्तों, गंभीर प्रताड़ना देते थे अंग्रेज लोग। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था, द्वेष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरोध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ, महाराणा कौन था, स्वरूप सिंह, तथा अंग्रेज कप्तान सोवर्स के कठोर रुख से स्थिति बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में शोक करें तथा पॉलिटिकल
एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्य में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर हटा दिया जाएगा और राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। कोटा में क्रांति। सबसे प्रमुख क्रांति पढ़ते हैं कोटा में। राजस्थान के राज्य में 1857 की क्रांति में कोटा महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन को कोटा महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज, अतः वैसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे, वह उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। तो ऐसे पूछ ले कि कोटा में क्रांति की शुरुआत करने वाले जयदयाल और मेहराब खां थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार के महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों को पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध में पागल उठे और उन्होंने मेजर बटन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बगुल बजा दिया। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उनमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कर दी थी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पर हस्ताक्षर करने का विवश किया। उनमें 9 शर्तें थी। उनमें एक शर्त थी कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की हत्या सभी महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों इच्छा अनुसार व्यवहार करने तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता मदनपाल लेकर नहीं आई थी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूट लिया, उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों ने कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार अत्याचार पर कर नगर में लोगों में भीषण आतंक पैदा किया। यह स्थिति तब तक नहीं रुकी जब मेजर एच जी रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचे। उन्होंने तोपों से क्रांतिकारियों में धुआंधार गोले मारे और उन्हें कोटा से बाहर भगाने पर विवश किया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विदेशी सैनिकों को अमानुष दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया था। अन्य क्रांतिकारियों की गूंज सलूम्बर, ऐसा पता है कारण पढ़ने। अन्य राज्यों की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक सीमित नहीं रही, अपितु उसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में सुनाई दी। भरतपुर, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट था, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने पर भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराज की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुज्जर व मेवाती जनता क्रांतिकारी के पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति को भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजी की शक्ति
वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तो सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास हो गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी और दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांव के गुर्जरों ने अपनी पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासक को काफी परेशान किया। जोधपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुआ। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर की क्रांतिकारी संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना ने अंग्रेज अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र हीरालाल के नेतृत्व में राजा के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण किया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। जयपुर के महाराजा और उनके पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराजा पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाज विलायत खां, मियां उस्मान खां, सलाह खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम होगी, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शासन दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। तो पूछ ले, टोंक की सेना ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो मीर आलम खां की सेना के नेतृत्व। टोंक का निवास अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने निम्नच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया गया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलूम्बर और कोठारिया का योगदान देखते हैं हम। आउवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह का 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पूर्व योगदान रहा। यही सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपना यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारी परिवारों को भी आश्रय दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों के साथ लेकर आउवा के ठाकुर स्वतंत्रता यज्ञ में भरतपुर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराजा ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आउवा के गांव को तहस नहस कर दिया गया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह निर्ही अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी थी। इस प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामी चिंता न व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह का बुगुल बुझा दिया, विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इनका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे
का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, नए माध्यम, वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधन की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद, विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस प्रकार के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता। राजस्थान के नरेश और जागीरदारों अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। ये कारण थे जिसके कारण क्रांति असफल हुई थी। क्रांति असफल हुई थी, उसके प्रमुख कारण यही थे कि राजस्थान की जनता पर गया तो वे एक रियासतों के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान स्वतंत्र होने की कोई भविष्य नहीं है। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शासन में विप्लव के अंदर रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया था। इस कारण असफल हो गई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा सत्ता ने विद्रोह ने राजस्थान राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने में तो आमंत्रित, पर इसके बाद भी अंग्रेजों का साथ दिया गया राजाओं के द्वारा। राजस्थान के विद्रोही में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह से निपटने का अवसर मिल गया। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के नरेशों ने ताते टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। यदि ताते टोपे का सहयोग दिया होता तो अंग्रेजों को खदेड़ देता वो बंदा एक। राजस्थान की 18 रियासतों में संघ तथा एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया गया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए थे। ये प्रमुख कारण थे जिस कारण क्रांति असफल हुई थी। थैंक यू दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और वीडियो लाइव नहीं देखे बाद में देख रहे हो तो मैंने पहले वीडियो चढ़ा था 1 घंटे का, तो वो 2 वीडियो देखना। उसमें से असिस्टेंट में 5 से 7 10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। और मेरे पूरे यूट्यूब चैनल से 15 से 16 क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो से आपको मिल जाएंगे जो लैब असिस्टेंट साइंस में पूछे गए थे। विश्वास नहीं हो तो मिला लो, और विश्वास हो जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना